सोचो, एक वूली मैमथ को देखना किसी म्यूजियम में एक कंकाल के तौर पर नहीं, बल्कि साइबेरियाई टुंड्रा में फिर से दहाड़ते हुए। या तस्मानियाई टाइगर के बारे में क्या ख्याल है? वो शिकारी जिसकी सिर्फ धुंधली ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हमने देखी हैं, क्या उसे एक जिंदा जानवर के तौर पर वापस लाया जा सकता है? अब ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रहा। ब्रेक थ्रू साइंस की वजह से हम इन एनिमल्सों को और दूसरों को भी एक्सटिंक्शन से वापस लाने वाले हैं। असल में 2025 में दुनिया ने इस टेक्नोलॉजी से बनाए गए पहले डी एक्सटिंक्ट एनिमल्सों से मुलाकात की, 3 डायर वुल्फ पप्स। इस प्रोसेस को डी एक्सटिंक्शन कहते हैं और ये आधिकारिक तौर पर किताबों के पन्नों से निकलकर दुनिया की सबसे एडवांस्ड लेबोरेटरीज में पहुंच गया है। ये एक पावरफुल आइडिया से प्रेरित एक फील्ड है कि हम एक्सटिंक्शन को सच में पलट सकते हैं। दशकों से कंजर्वेशन का मतलब था जो हमारे पास बचा है उसे बचाना। डी एक्सटिंक्शन कुछ बिल्कुल अलग प्रपोज करता है, एक दूसरा मौका। तो आप खुद से पूछ रहे होंगे, ये कैसे मुमकिन है? जवाब खुद जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स में है, डीएनए। उन स्पीसीजों के लिए जो बहुत पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, उनके सेल्स सीधे क्लोन करने के लिए बहुत डिग्रेडेड हैं, जैसे डॉली द शीप को किया गया था। वहीं पर क्राइस्पियर नाम की रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी काम आती है। क्राइस्पियर को मॉलिक्यूलर सिजर्स की एक जोड़ी समझो। वैज्ञानिक अब एक एक्सटिंक्ट जानवर के एंशिएंट डीएनए को ले सकते हैं, जिसे पुरानी हड्डियों और प्रिजर्व्ड टिश्यूज में मिले फ्रैगमेंट्स से जोड़ा गया है और उसकी तुलना उसके सबसे करीबी जिंदा रिश्तेदार के डीएनए से कर सकते हैं। फिर वे जिंदा रिश्तेदार के डीएनए को एडिट करते हैं, एक्सटिंक्ट प्रजाति के जेनेटिक कोड से मेल खाने के लिए जीन्स को काटते और चिपकाते हैं। इस एडिटेड डीएनए से फिर एक एम्ब्रियो बन सकता है, जिसे रिलेटेड प्रजाति की एक सरोगेट मदर द्वारा पाला जाता है। इसका नतीजा 100% परफेक्ट क्लोन नहीं होता, बल्कि एक हाइब्रिड होता है, एक मॉडर्न एनिमल जिसे अपने एक्सटिंक्ट रिश्तेदार के की ट्रेट्स के लिए इंजीनियर किया गया है। ये एक साइंटिफिक फीट है जिसकी कल्पना एक जनरेशन पहले तक नहीं की जा सकती थी, और आइकॉनिक लॉन्ग लॉस्ट क्रीचर्स की एक मुट्ठी भर संख्या इस अविश्वसनीय नई दौड़ के केंद्र में है। हमारी लिस्ट में सबसे पहले है शायद सबसे फेमस आइस एज का आइकॉन, द वूली मैमथ। ये जायंट्स, जो लगभग एक मॉडर्न एशियन एलिफेंट के साइज के थे, एक बहुत बड़े ठंडे घास के मैदान में घूमते थे, जिसे मैमथ स्टेप के नाम से जाना जाता था और जो नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया तक फैला हुआ था। एक मोटे शैगी कोट से ढके हुए और बड़े घुमावदार टस्क से लैस वे एक जमे हुए दुनिया के लिए पूरी तरह से अडेप्टेड थे। उनके कान छोटे थे ताकि फ्रॉस्ट बाइट से बचा जा सके, और उनके पास इंसुलेशन के लिए एक मोटी फैट की परत थी। हजारों सालों तक वे अपने इकोसिस्टम का एक आधार थे, अपनी ग्रेजिंग से लैंडस्केप को आकार देते थे। लेकिन करीब 10,000 साल पहले जैसे जैसे क्लाइमेट गर्म हुआ और ह्यूमन हंटर्स ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए, मैमथ्स गायब हो गए। आखिरी आइसोलेटेड ग्रुप्स सिर्फ 4,000 साल पहले रिमोट आइलैंड्स से गायब हुए। आज डी एक्सटिंक्शन मूवमेंट में सबसे आगे वाली कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेज उन्हें वापस लाने की चुनौती का लीडरशिप कर रही है। उनकी योजना मैमथ के सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार एशियन एलिफेंट पर निर्भर करती है। दोनों स्पीसीजों का एक कॉमन एंसेस्टर था जो लगभग 6 मिलियन साल पहले रहता था, और उनका डीएनए 99% आइडेंटिकल है। जाने माने जेनेटिसिस्ट जॉर्ज चर्च के लीडरशिप में कोलोसल के वैज्ञानिक एशियन एलिफेंट सेल्स के डीएनए को एडिट करने के लिए क्रिस्पीआर का उपयोग कर रहे हैं। वे प्रमुख कोल्ड वेदर ट्रेट्स जैसे शैगी हेयर, एक मोटी फैट की परत और कोल्ड रेजिस्टेंट ब्लड के लिए जिम्मेदार मैमथ जीन्स को डाल रहे हैं। 2025 की शुरुआत में एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के तौर पर टीम ने घोषणा की कि उन्होंने कुछ मैमथ लाइक ट्रेट्स जैसे वुली फर को व्यक्त करने के लिए चूहों को सफलतापूर्वक इंजीनियर किया था।
जिससे यह साबित हुआ कि उनकी जीन एडिटिंग पाइपलाइन काम कर रही थी। अंतिम लक्ष्य एक वायबल मैमथ लाइक एम्ब्रियो बनाना है। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। उन्हें न केवल जेनेटिक एडिट्स को परफेक्ट करना है, बल्कि उन्हें यह भी पता लगाना है कि कैल्फ को दुनिया में कैसे लाया जाए। एक इंडेंजर्ड एशियन एलिफेंट को सरोगेट के रूप में उपयोग करना एथिकली ट्रिकी है। इसलिए कोलोसल आर्टिफिशियल वोम्स भी विकसित कर रहा है, जो एक दिन एक मैमथ एम्ब्रियो को एक जीवित शरीर के बाहर पूरी तरह से डेवलप। कोलोसल ने 2028 तक पहले मैमथ हाइब्रिड काल्फ के जन्म का अपना एम्बिशियस लक्ष्य स्टेटेड। प्रेरणा सिर्फ एक जू के लिए एक बायोलॉजिकल क्यूरियोसिटी बनाना नहीं है। समर्थकों का तर्क है कि इन जायंट्स को फिर से इंट्रोड्यूस करने से आर्कटिक टंड्रा को बहाल करने में मदद मिल सकती है। उनका मानना है कि मैमथ्स पेड़ों को गिराएंगे और मिट्टी को फर्टिलाइज करेंगे, जिससे खोए हुए मैमथ स्टेप इकोसिस्टम को फिर से बनाने में मदद मिलेगी, जो परमाफ्रॉस्ट को इंसुलेट कर सकता है और ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को धीमा कर सकता है। लेकिन क्या यह एक शानदार इकोलॉजिकल सॉल्यूशन है या एक हाईटेक फैंटेसी? अगला है विलुप्ति का एक और हालिया और दुखद शिकार, थाइलासीन, जिसे तस्मानियाई टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। यह अनोखा जानवर टाइगर नहीं था। यह दुनिया का सबसे बड़ा मांसाहारी मार्सुपियल था। एक ऐसा शिकारी जिसका सिर भेड़िए जैसा था और जिसकी पीठ पर धारियां थीं, जिसने उसे वह मशहूर उपनाम दिया। हजारों सालों तक थाइलासीन मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया में घूमता रहा, लेकिन डिंगो के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण आखिरी आबादी तस्मानिया द्वीप तक ही सीमित रह गई। जब यूरोपियन सेटलर्स आए तो उन्होंने थाइलासीन को अपने लाइवस्टॉक के लिए खतरा माना। डर और एग्जैजरेशन से प्रेरित होकर जानवर के सिर पर बाउंटी रखी गई। उनका लगातार शिकार किया गया। इस कहानी का अंतिम अध्याय दिल दहला देने वाला है। आखिरी जात थाइलासीन, जिसका नाम बेंजामिन था, 7 सितंबर 1935 को होबार्ट जू में एक कंक्रीट इंक्लोजर में अकेला मर गया, स्पीसीज को आधिकारिक सुरक्षा दिए जाने के ठीक 2 महीने बाद। लेकिन थाइलासीन की कहानी खत्म नहीं हुई है। कोलोसल बायोसाइंसेज इस आइकॉनिक ऑस्ट्रेलियन शिकारी को वापस लाने पर भी काम कर रहा है। एक सदी से अधिक समय तक अल्कोहल में रखे गए एक अच्छी तरह से संरक्षित थाइलासीन प्यूप की वजह से शोधकर्ताओं ने लगभग पूरा जीनोम अनुक्रमित किया है। यह इसके पुनरुद्धार के लिए अविश्वसनीय रूप से डिटेल्ड जेनेटिक ब्लूप्रिंट प्रदान करता है। योजना में थाइलासीन के सबसे करीबी जीवित रिलेटिवों में से एक छोटे चूहे जैसे मार्सुपियल, जिसे फैट टेल डनर्ट कहते हैं, के डीएनए को एडिट करना शामिल है। टीम का लक्ष्य एक थाइलासीन एम्ब्रियो बनाना है, और चूंकि मार्सुपियल का जेस्टेशन पीरियड बहुत छोटा होता है, वे छोटे एम्ब्रियो को मैच्योरिटी तक पोषण देने के लिए आर्टिफिशियल वोम्स और पाउचेस जैसी तकनीकों की खोज कर रहे हैं। समर्थकों का तर्क है कि थाइलासीन को वापस लाने से टास्मेनियन इकोसिस्टम्स में संतुलन बहाल हो सकता है। एक एपेक्स प्रेडेटर के रूप में यह बीमार और कमजोर एनिमल्सों का शिकार करता एक ऐसी भूमिका जो इसके विलुप्त होने के बाद से खाली है, संभवतः फेशियल ट्यूमर डिजीज जैसे रोगों के प्रसार में योगदान दे रहा है, जो टास्मेनियन डेविल्स को तबाह कर रहा है। साइंस तेजी से आगे बढ़ रही है और कुछ लोगों का मानना है कि अगले दशक के भीतर एक थाइलासीन जैसा जानवर पैदा हो सकता है। ऑस्ट्रेलियन बुश के इस भूत को वापस लाना हमारी पिछली गलतियों को सुधारने की हमारी क्षमता का एक शक्तिशाली प्रतीक होगा। हमारा तीसरा क्रिएचर एक ऐसा है जिसके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा, और इसकी कहानी डी एक्सटिंक्शन का एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाती है। मिलिए क्वागा से, जो मैदानी जेब्रा की एक अजीब और सुंदर सब स्पीशीज है। मॉडर्न जेब्रा के उलट क्वागा के शरीर के सिर्फ आगे के हिस्से पर धारियां थीं,
उसका पिछला आधा हिस्सा एक ठोस घोड़े जैसा भूरा था और उसकी टांगें हल्की और बिना धारी वाली थीं। ये अनोखे जेब्रा कभी साउथ अफ्रीका में बड़े झुंडों में घूमते थे, लेकिन थाईलासीन की तरह उन्हें भी यूरोपियन सेटलर्स ने शिकार करके खत्म कर दिया, जो उन्हें अपने मवेशियों के चरने की जमीन के लिए कंपटीशन मानते थे। आखिरी जंगली क्वागा को 1870 के दशक में गोली मार दी गई थी और धरती पर आखिरी क्वागा 1883 में एम्स्टर्डम के एक जू में मर गया। उस समय उसकी प्रजाति के आखिरी होने का स्टेटस किसी के ध्यान में नहीं आया। एक सदी से भी ज्यादा समय तक क्वागा बस एक याद बनकर रह गया था, लेकिन 1980 के दशक में पुरानी स्किन के डीएनए एनालिसिस से कुछ हैरान करने वाला सामने आया। क्वागा जेब्रा की एक अलग स्पीशीज नहीं थी, बल्कि अभी भी जिंदा मैदानी जेब्रा की एक सब स्पीशीज थी। इसका मतलब था कि उसके यूनिक जेनेटिक ट्रेट्स अभी भी मॉडर्न जेब्रा के झुंडों में मौजूद हो सकते थे, बस कम हो गए थे। इस डिस्कवरी से क्वागा प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, जो 1987 में साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ था। हाईटेक जीन एडिटिंग के बजाय यह प्रोजेक्ट एक बहुत पुराने तरीके का इस्तेमाल करता है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग, जिसे बैक ब्रीडिंग भी कहते हैं। साइंटिस्ट्स ने मैदानी जेब्रा की खोज की, जिनमें क्वागा जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जैसे उनके पिछले हिस्से पर कम धारियां और भूरा शरीर का रंग। कई जनरेशन्स तक इन इंडिविजुअल्स की सेलेक्टिव ब्रीडिंग करके इस प्रोजेक्ट का मकसद उन सुप्त जेनेटिक्स को इकट्ठा करना और ऐसे जानवर पैदा करना है जो बिल्कुल ओरिजिनल क्वागा जैसे दिखें और बिहेव करें। आज दशकों के काम के बाद इस प्रोजेक्ट ने राव क्वागास की कई जनरेशन्स पैदा की है, जिनमें धारियों में काफी कमी देखी गई है और वे विलुप्त हो चुके ओरिजिनल क्वागा जैसे दिखते हैं। ये जानवर परफेक्ट जेनेटिक कॉपीज नहीं है, लेकिन ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि कुछ एक्सटिंक्शन को सावधानी पूर्वक और धैर्यपूर्ण ब्रीडिंग के जरिए आंशिक रूप से रिवर्स किया जा सकता है। साइंस इनक्रेडिबल है। एक मैमथ को उसकी फर से बर्फ झाड़ते हुए या एक थाईलासीन को तस्मानियाई जंगलों में शिकार करते हुए देखने की संभावना सचमुच माइंड ब्लोइंग है। लेकिन यहीं पर हमें रुकना होगा और सबसे बड़ा सवाल पूछना होगा। यह वही सवाल है जो डी एक्सटिंक्शन जुरासिक पार्क के बारे में सबसे फेमस कॉशनरी टेल से गूंजता है। आपके वैज्ञानिक इस बात को लेकर इतने व्यस्त थे कि वे ऐसा कर सकते हैं या नहीं। उन्होंने यह सोचना बंद नहीं किया कि उन्हें ऐसा करना चाहिए या नहीं। इन एनिमल्सों को वापस लाना एथिकल और इकोलॉजिकल डिलेमास का पिटारा खोल देता है। एक तो हम उन्हें किस दुनिया में वापस ला रहे हैं। मैमथ स्टेपी चला गया है, उसकी जगह आधुनिक टुंड्रा और जंगल आ गए हैं। एक इकोसिस्टम स्टैटिक नहीं होता, वह इवॉल्व होता है। हजारों सालों से बदले हुए एनवायरनमेंट में एक रेजरेक्टेड स्पीसीज को छोड़ना अनप्रेडिक्टेबल और डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। फिर एनिमल वेलफेयर का सवाल है। क्लोनिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग टफ प्रोसेसेस हैं, जिनके अक्सर मिसकैरेजेस, डिफॉर्मिटीज और क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज होते हैं। क्या ऐसे जानवर बनाना एथिकल है जो साइंटिफिक एम्बिशन के लिए पीड़ित होने के लिए डूम्ड हो सकते हैं? और हम वास्तव में क्या बना रहे हैं? यह याद रखना जरूरी है कि ये परफेक्ट रेजरेक्शंस नहीं है, ये हाइब्रिड्स या प्रॉक्सीज हैं। एक मैमोफैंट जो आर्टिफिशियल वोम में पाला गया हो और इंसानों द्वारा बड़ा किया गया हो, वह कभी भी एक सच्चा वुली मैमथ नहीं होगा। इसमें अपने पूर्वजों की सोशल लर्निंग या इंस्टिंक्ट्स नहीं होंगी। क्या हम वास्तव में प्रकृति को रिस्टोर कर रहे हैं या सिर्फ हाईटेक फैक्सिमिलीज बना रहे हैं? शायद डी एक्सटिंक्शन के खिलाफ सबसे पावरफुल आर्ग्यूमेंट आज के एक्सटिंक्शन क्राइसिस की फ्रंटलाइन पर मौजूद कंजर्वेशनिस्ट से आता है। उनका तर्क है कि कुछ कैरिस्मेटिक स्पीसीज को वापस लाने में लगाए गए लाखों डॉलर वर्तमान में खतरे में पड़ी हजारों स्पीसीज को बचाने में कहीं बेहतर खर्च किए जाएंगे।
जब हम हाथी को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो मैमथ को वापस लाने की कोशिश क्यों करें? यह एक पावरफुल पॉइंट है। हालांकि प्रोपोनेंट्स का कहना है कि डी एक्सटिंक्शन प्रोजेक्ट्स नए फंडिंग और पब्लिक अटेंशन को आकर्षित करते हैं और विकसित की गई टेक्नोलॉजीज आज एंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाने में भी मदद कर सकती है। हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां हिस्ट्री में पहली बार हमारे पास न सिर्फ स्पीशीज को डिस्ट्रॉय करने की पावर है, बल्कि उन्हें वापस लाने की भी पॉसिबिलिटी है। वुली मैमथ, थाइलासीन और बाकी खोए हुए क्रीचर्स का फिर से जिंदा होना एक ऐसे फ्यूचर का प्रॉमिस करता है जहां हम अपनी कुछ सबसे बड़ी गलतियों को सुधार सकते हैं। यह डैमेज हुए इकोसिस्टम्स को रिस्टोर करने और नेचुरल वर्ल्ड के बारे में वंडर की भावना को फिर से जगाने की होप देता है। लेकिन इस पावर के साथ बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। हम गॉड बनने का रिस्क ले रहे हैं, इकोलॉजिकल कैओस फैला रहे हैं और मॉडर्न एक्सटिंक्शन के अर्जेंट क्राइसिस से प्रीसियस रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर रहे हैं। साइंस बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन एथिकल डिबेट अभी शुरू ही हुई है। तो हम यह सवाल आपको सौंपते हैं, क्या डी एक्सटिंक्शन कंजर्वेशन के लिए एक रेवोल्यूशनरी टूल है जिसे फॉलो करना हमारी मोरल ड्यूटी है, या ये हब्रिस का एक एक्ट है, हमारे प्लेनेट पर मौजूद लाइफ को प्रोटेक्ट करने से एक डेंजरस डिस्ट्रैक्शन है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप क्या सोचते हैं।